नमस्कार दोस्तों, हमारे इस DNG के क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है। इसमें जो हिस्ट्री क्लासेस चल रही है उनमें गुप्तोत्तर काल चल रहा था, उसमें चौहान वंश के बारे में हमने जानकारी ली थी। लेकिन यदि चौहानों की बात करें तो सबसे जो ताकतवर शासक है वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है। तो आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि पृथ्वीराज थर्ड के बिना चौहान वंश पूरी तरह से अधूरा है। याद रखना है कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जिसका जन्म माना जाता है 1166 ईस्वी में अहिल पाटन में, जो पड़ता है गुजरात में, यानी यहीं पर इसका जन्म हुआ था पृथ्वीराज चौहान थर्ड का। इसके जो पिता थे उनका नाम था सोमेश्वर चौहान, जबकि इसकी जो माता और संरक्षक थी वो थी कर्पूरी देवी। यानी माता को संरक्षक बनना पड़ा, कारण यही था क्योंकि पृथ्वीराज जब शासक बना तो एज कम थी, इसी कारण इसकी मां ने इसके शासन को प्रारंभ में संचालित किया। कर्पूरी देवी के बारे में पूछा जाए कि ये कहाँ की थी, तो ये त्रिपुरी जो पड़ता है MP में, वहाँ पर चल रहा था एक वंश जिसका नाम था कलचुरी वंश। कलचुरी वंश का शासक था अचल सिंह, उसकी पुत्री थी कर्पूरी देवी। ठीक है। हालांकि आपसे पूछा जाए कि पृथ्वीराज राजसों के अनुसार ये कहाँ की राजकुमारी थी, तो पृथ्वीराज राजसों के अनुसार पूछा जाए तो ये दिल्ली के शासक जिसका नाम था अनंगपाल तोमर, जिसे हमने पढ़ा था विग्रहराज चतुर्थ ने पराजित किया था, उसकी पुत्री थी। ऐसा लिखा गया है पृथ्वीराज राजसों में। सीधा पूछा जाए तो आपको यही बताना है कि कर्पूरी देवी कहाँ की थी, त्रिपुरी की, लेकिन पृथ्वीराज राजसों के अनुसार दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री। जो कर्पूरी देवी है उसने शासन का संचालन किया था 1177 ईस्वी से 1182 ईस्वी तक। यानी 1177 से 1182 तक जो पृथ्वीराज के शासन का संचालन है वो कर्पूरी देवी करती थी। जो पृथ्वीराज चौहान थर्ड है उसके शासक बनने के समय इसका सेनापति बनाया गया था भुवनकमल को, यानी भुवनकमल को इसका सेनापति बनाया गया, जबकि इसका मंत्री बनाया गया था केमास को। केमास, जिसका दूसरा नाम कदमवास भी था, उसे इसका मंत्री बनाया गया। अब पृथ्वीराज थर्ड शासक बन चुका था, लेकिन पृथ्वीराज थर्ड का जो चाचा विग्रहराज चतुर्थ, जो पहले शासक बना था 1153 से 63 तक, उसका भी एक पुत्र था जिसका नाम था नागार्जुन। अब जो नागार्जुन है ना, ये पृथ्वीराज से बड़ा था और इसलिए ये शासक बनना चाहता था, या नागार्जुन चाहता था कि मैं शासक बनूं, लेकिन यहाँ पे तो पृथ्वीराज को बना दिया गया। यही कारण है कि पृथ्वीराज के शासक बनने के कुछ समय पश्चात, यानी 1178 ईस्वी में, नागार्जुन ने पृथ्वीराज थर्ड का गुड़गांव क्षेत्र में, जिसे वर्तमान में गुरुग्राम कहते हैं, हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पे विद्रोह कर दिया। यानी विद्रोह किया गया नागार्जुन के द्वारा, जो पृथ्वीराज थर्ड का चचेरा भाई था। अब पृथ्वीराज खुद तो जा नहीं सकता था, इसलिए यहाँ पर सेना केमास के नेतृत्व में गई। ऐसा माना जाता है कि नागार्जुन तो भाग गया था, लेकिन उसके साथ जितने भी उसके रिश्तेदार वगैरह थे सबको पकड़कर अजमेर लाया गया और सबको चौराहे पर लटका दिया गया, ताकि आगे से कोई विद्रोह करने की हिम्मत न करे। यही कारण था कि यहाँ पर ये जो विद्रोह है ये क्रूर तरीके से दबाया गया और बाद में किसी भी परिवार वाले ने पृथ्वीराज का विद्रोह नहीं किया। इसके बाद में घटना है 1182 ईस्वी की। क्षेत्र पड़ता है मेवात। मेवात जो वर्तमान में हरियाणा में भी जिला है, जिसे नुआ कहते हैं, और राजस्थान में भी जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है इसे मेवात कहते थे। तो ये जो पूरा क्षेत्र था
यहाँ पर एक जाति रहती थी, बंडानक जाति, यानी कोई जाति थी जिसका नाम बंडानक था। अब ये जो बंडानक है ना, ये किसी शासक के नियंत्रण में नहीं रहना चाहते थे और इसलिए इन्होंने फैसला किया कि ये क्षेत्र तो हमारा है, इसलिए हम खुद को स्वतंत्र रखेंगे। यही कारण था कि इन्होंने 1182 में खुद को स्वतंत्र घोषित किया, और जबकि यहाँ पर जो शासन था वो पृथ्वीराज का था। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो बंडानक है, उन्होंने 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज थर्ड का विद्रोह कर दिया। अब जो पृथ्वीराज थर्ड है, अब स्वतंत्र शासक खुद बन चुका था, इसलिए खुद गया सेना लेकर के। अब पृथ्वीराज को लगा होगा कि विद्रोह ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए पृथ्वीराज अपने साथ कम सैनिक लेकर गया था। लेकिन वहाँ पर जो बंडानक है, जिनकी 4 बस्तियाँ थीं, वो सारे के सारे इकट्ठे होकर के मेवात क्षेत्र की सीमा पर आ गए थे। यानी एक प्रकार से पृथ्वीराज थर्ड के सैनिकों का अंदर घुसना नामुमकिन था, क्योंकि सैनिक कम थे जबकि बंडानक थे वो संख्या में बहुत ज़्यादा थे। अब पृथ्वीराज है ना, वापस जाने वाला भी नहीं था। पृथ्वीराज की बात करें तो उसमें सारे गुण मौजूद थे जो एक शासक में होने चाहिए। एक राजनीतिज्ञ था, एक अच्छा सेनापति था, अच्छा सैनिक भी था, एक कुशल कह सकते हैं कि योद्धा था एक प्रकार से पृथ्वीराज थर्ड, जो काफ़ी चालाक भी था। तो यहाँ पर पृथ्वीराज ने चालाकी से काम लिया। पृथ्वीराज थर्ड ने अपने कुछ सैनिक थे ना, उन्हें बिना हथियारों के यहाँ पर भेज दिया। अब बंडानकों ने सोचा अपने ही लोग होंगे, ये प्रवेश कर गए, 4 जगह फैल गए जहाँ पे बंडानकों की बस्तियाँ थी। वहाँ पर जाकर इन्होंने आग लगा दी। अब बस्तियों में आग लगाई तो यहाँ पर जो बंडानक थे, उनके पत्नी और बच्चे थे, वो जलने लगे। और जैसी ही सूचना मिली, ये सारे बचाने के लिए भागे उन्हें, यानी बंडानक थे वो अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने के लिए वहाँ से भागे। अब पृथ्वीराज को यही तो मौका चाहिए था, पीछे से घुस गया और उसने अपने सैनिकों को चारों जगह भेज दिया। अब बंडानक तो अपनी पत्नी और बच्चों को बचा रहे थे, पीछे से गर्दन भी कट रही थी। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो पृथ्वीराज ने यहाँ पर क्रूर तरीके से विद्रोह का अंत कर दिया। याद रखना है कि जो बंडानक जाति है, उसका अंतिम जो उल्लेख है वो 1182 में ही मिलता है। यानी 1182 में अंतिम उल्लेख मिलता है बंडानक जाति का। ऐसा माना जाता है कि जो बंडानक थे वो या तो ख़त्म हो गए होंगे या उन्होंने नाम ही बदल लिया होगा, कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर बंडानकों का विद्रोह बड़े क्रूर तरीके से ख़त्म किया गया पृथ्वीराज थर्ड के द्वारा। 1182 की ही घटना है। एक क्षेत्र था जेजाक बुक्ती। जेजाक बुक्ती एक क्षेत्र जिसे वर्तमान में बुंदेलखंड कहते हैं, यूपी और एमपी का थोड़ा सा भाग, ये जेजाक बुक्ती था। और ये जो जेजाक बुक्ती क्षेत्र है, यहाँ पर चल रहा था चंदेल वंश, यानी चंदेल वंश यहाँ पर चल रहा था। अब जो चंदेल वंश है, यहाँ का जो शासक था उसका नाम था उस समय परमर्दिदेव। 2-3 बार आ चुका है एग्जाम में कि पृथ्वीराज थर्ड के समय चंदेल वंश का शासक कौन था, तो वो था परमर्दिदेव। अब जो परमर्दिदेव है उसे पृथ्वीराज थर्ड ने अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, लेकिन परमर्दिदेव ने अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। और यही कारण है कि पृथ्वीराज को यहाँ पर सेना भेजनी पड़ी। पृथ्वीराज थर्ड ने 1182 ईस्वी में आक्रमण कर दिया। दरअसल कहते हैं कि जब वह यूपी क्षेत्र के महोबा नामक स्थान पर था, तो उस समय जो परमर्दिदेव है वो कालिंजर में था। कालिंजर एमपी में पड़ता है, महोबा पड़ता है यूपी में। इसको पता चल गया परमर्दिदेव को कि सेना तो आ रही है, इसलिए परमर्दिदेव ने सामने से ही अपने 2 बड़े सेनापति थे, एक का नाम था आला और एक का नाम था उद्दल, दोनों को भेज दिया पृथ्वीराज थर्ड की सेना के सामने महोबा में। अब पृथ्वीराज को तो ये था कि वो कालिंजर पर आक्रमण करेगा, इसलिए महोबा में वो ठहर गए थे सैनिक। रात का समय हो रहा था। सैनिकों ने सोचा कि कल सुबह ही, यानी पृथ्वीराज ने यह तय किया कल सुबह ही वो दूसरे दिन आक्रमण करेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था, क्योंकि रात को ही
जिस पर आक्रमण कर रहे थे उन्होंने ही घेर लिया पृथ्वीराज की सेना को। अब जो आला और उद्दल थे उन्हें कहा गया था कि वो पृथ्वीराज को मार दें, बाकी अपने आप भाग जाएंगे। इसलिए आला और उद्दल ने पूरी तरह से पृथ्वीराज को घेर लिया। एक प्रकार से जो पृथ्वीराज है उसे अपनी मौत नजर आ रही थी, उसे लग रहा था कि आज उसका काम तमाम हो जाएगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि पृथ्वीराज बहुत ही ज़्यादा चालाक था। इस बार भी उसने चालाकी से काम लिया। पृथ्वीराज ने अपनी तलवार से आला के घोड़े पर वार कर दिया। अब जैसे ही घोड़े पर वार हुआ, आला का घोड़ा नीचे गिरा, जिसके कारण आला को भी नीचे गिरना पड़ा। अब उद्दल अपने भाई को बचाने के लिए घोड़े से नीचे उतर गया। अब दोनों सामने थे नियत पृथ्वीराज के। पृथ्वीराज के पास बड़ा मौका था, तलवार उठाई, दोनों की गर्दन उड़ा दी, आला और उद्दल मारे गए। अब ये दोनों ही है ना, ये गैप बना रहे थे, बाकी कुछ नहीं था चंदेलों की सेना में। यही कारण था कि सेना भाग गई और ये जो महोबा का युद्ध है ये पृथ्वीराज थर्ड ने जीत लिया, जिसमें इसने हराया चंदेल वंश के शासक परमर्दिदेव को। आला और उद्दल ने नेतृत्व किया। दरअसल आला और उद्दल के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि ये बड़े पहलवान थे। इन्हें दुर्गेश्वरी माता के पुत्र कहा जाता था। कहते हैं कि रोजाना दुर्गेश्वरी माता के सामने कुश्ती लड़ते थे। अब है ना, धार के पास, धार जो एमपी में पड़ता है, वहाँ पर कहते हैं कि मंदिर बना हुआ है और ऐसी मान्यता है कि अब भी आला और उद्दल वहाँ पर रोजाना कुश्ती लड़ने आते हैं। इसलिए रात के समय मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, कोई नहीं जा सकता। तो ऐसी मान्यता है वहाँ के लोगों की। अब दरअसल भारत तो रहस्यों से भरा हुआ देश है, ये आप भी जानते हो, और उसी में से ये एक रहस्य माना जाता है। लेकिन कुछ भी हो, यहाँ पर आला और उद्दल मारे गए थे और युद्ध था वो पृथ्वीराज थर्ड ने जीत लिया था। दोबारा बता देते हैं, आपको याद रखना है कि चौहानों का सबसे ताकतवर शासक था पृथ्वीराज चौहान थर्ड। जन्म हुआ था 1166 ईस्वी अहिल पाटन गुजरात में। पिता का नाम था सोमेश्वर चौहान। माता और संरक्षक कर्पूरी देवी, जो कर्पूरी देवी थी वो त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक अचल सिंह की पुत्री थी। जबकि पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। इसके शासन का संचालन 1177 से 1182 तक कर्पूरी देवी ने ही किया था। पृथ्वीराज थर्ड का सेनापति था भूनकमल, जबकि मंत्री था केमास या कदमवास। 1178 ईस्वी में पृथ्वीराज थर्ड का चचेरा भाई था नागार्जुन। उसने पृथ्वीराज का विद्रोह किया गुड़गांव क्षेत्र में। पृथ्वीराज थर्ड के मंत्री केमास ने इस विद्रोह का अंत कर दिया। उसके बाद में 1182 ईस्वी में मेवात क्षेत्र में बंडानकों ने विद्रोह किया और पृथ्वीराज थर्ड ने इस विद्रोह का भी अंत किया। यह पृथ्वीराज थर्ड का प्रथम अभियान था और बंडानक जाति का अंतिम उल्लेख भी 1182 में मिलता है। 1182 ईस्वी में हुआ था महोबा का युद्ध, और ये जो युद्ध हुआ इसमें पृथ्वीराज थर्ड ने चंदेल वंश के शासक को पराजित किया, जिसका नाम था परमर्दिदेव। इस युद्ध में परमर्दिदेव के सेनापति आला और उद्दल थे, वो मारे गए थे। इसके बाद में पृथ्वीराज थर्ड के पिता, जिसका नाम था सोमेश्वर चौहान, उससे मारा था, मैंने आपको पहले ही बता दिया, चालुक्य वंश के शासक ने, जिसका नाम भीमदेव सेकंड। हालांकि मारा था तब वो शासक नहीं था, लेकिन अब बन चुका था, तो पृथ्वीराज थर्ड उससे भी बदला लेना चाहता था, इसलिए पृथ्वीराज का संघर्ष उसी के साथ होगा। 1183 ईस्वी की घटना है। गुजरात का शासक भीमदेव सेकंड, चालुक्य वंश का। अब वो जो चालुक्य वंश है वहाँ का शासक भीमदेव सेकंड, आबू का एक शासक था, आबू जो सिरोही में पड़ता है वर्तमान में राजस्थान में, जिसका नाम था जैत सिंह। शासक का उसकी पुत्री से प्रेम करता था, इंचिनी देवी। मैंने पहले ही बता दिया चालुक्य वंश में, लेकिन इंचिनी देवी इसे पसंद नहीं करती थी। कहते हैं कि इसीलिए भीमदेव सेकंड ने 1183 में
आबू पर आक्रमण किया। अब जैसे ही आक्रमण किया पृथ्वीराज थर्ड यहाँ पर आ गया और पृथ्वीराज थर्ड ने भीमदेव सेकंड को बुरी तरह से पराजित कर दिया। इंचिनी देवी का विवाह हुआ पृथ्वीराज थर्ड से, यानी ऐसा भी लिखा गया साहित्य में कि प्रेम विवाह था, क्योंकि पहले ही दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, तो यहाँ पर विवाह हुआ। 1184 ईस्वी में फिर संघर्ष हुआ पृथ्वीराज थर्ड का भीमदेव सेकंड के साथ। 1184 ईस्वी में एक युद्ध हुआ जिसे कहते हैं नागौर का युद्ध, यानी 1184 में हुआ था नागौर का युद्ध। यह जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में जो पृथ्वीराज थर्ड है उसका सामना हुआ भीमदेव सेकंड के सेनापति जिसका नाम था जगदेव प्रतिहार। दोनों में युद्ध हुआ और पृथ्वीराज थर्ड ने इसे बुरी तरह से पराजित कर दिया। तो ये 2 बार संघर्ष हुआ था चालुक्यों के साथ। वैसे भी पहले से चला आ रहा था चालुक्यों और चौहानों का संघर्ष, ठीक है। तो यहाँ पर जगदेव प्रतिहार है उसे बुरी तरह से पराजित कर दिया पृथ्वीराज थर्ड ने। इसके बाद में एक प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है, जैसा कि पृथ्वीराज राजसों में लिखा गया, उसी के अनुसार बताएंगे। पृथ्वीराज राजसों में लिखा गया है कि पृथ्वीराज थर्ड का एक मौसेरा भाई था जिसका नाम था जयचंद गढ़वाल। ये इसका मौसेरा भाई था। ये जो जयचंद गढ़वाल है ये कन्नौज का शासक था, यानी जयचंद गढ़वाल कन्नौज का शासक था। कन्नौज जो वर्तमान में पड़ता है यूपी में। अब जो पृथ्वीराज राजसों में लिखा गया है कि जयचंद और पृथ्वीराज में बिल्कुल नहीं बनती थी, मौसेरा भाई था फिर भी। इसका कारण ये था कि जो जयचंद है उसका और इसका नाना तो एक ही था, अनंगपाल तोमर, क्योंकि पृथ्वीराज राजसों में लिखा गया है। और अब अनंगपाल तोमर ने है ना राज्य पृथ्वीराज को तो दे दिया था लेकिन जयचंद को नहीं दिया था, और इसीलिए पृथ्वीराज थर्ड और जयचंद में बिल्कुल नहीं बनती थी। जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। जो संयोगिता है इसे संयुक्ता भी कहते हैं। कहते हैं कि पृथ्वीराज थर्ड और संयोगिता दिल्ली गए हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो प्रेम करने लगे, यानी दोनों में प्रेम हो गया। प्रेम का मतलब शादी भी करना चाहते थे। अब संयोगिता ने जयचंद से कहा कि वो पृथ्वीराज के साथ विवाह करना चाहती है, लेकिन जयचंद ने इनकार किया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि नफरत करता था पहले से ही और इसीलिए स्वीकार नहीं कर सकता था। जयचंद को लगा कि जल्दी से जल्दी संयोगिता का विवाह करना चाहिए और इसलिए उसने स्वयंवर लगाने का निर्णय किया। स्वयंवर का मतलब जो राजकुमारी होती थी वो किसी भी राजकुमार के गले में माला डालकर अपना वर चुनती थी, तो उसे स्वयंवर कहते थे। अब चूंकि पृथ्वीराज के साथ तो शादी करनी नहीं थी और इसलिए पृथ्वीराज को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया। अब संयोगिता को भी पता था कि पृथ्वीराज को नहीं आमंत्रित किया गया है। उसने कैसे न कैसे करके उसके पास पत्र भेजा। उसमें लिखा संयोगिता ने कि यदि पृथ्वीराज वहाँ पर नहीं आया तो वो जान दे देगी। पृथ्वीराज के पास पत्र पहुंचा, वैसा पढ़ करके कोई नहीं रुक सकता। पृथ्वीराज भी नहीं रोक पाया खुद को, सीधा आ गया कन्नौज में। कहते हैं वहाँ पर स्वयंवर लगाया गया था। बड़े बड़े राजा आए थे, ज़्यादा धन वाले, कोई ज़्यादा बड़े साम्राज्य वाले, कोई शक्तिशाली, काफ़ी सारे राजकुमार आए थे। पृथ्वीराज नहीं था। अब पृथ्वीराज है ना, उसकी जो लोहे की मूर्ति लगा रखी थी, जहाँ पे द्वार होता है ना घुसने का, जहाँ पे अंदर आते हैं प्रवेश करते हैं, वहाँ पे मूर्ति लगा रखी थी लोहे की, ताकि जयचंद से कोई पूछता था भी पृथ्वीराज को क्यों नहीं बुलाया, तो जयचंद ये कहता था कि पृथ्वीराज तो मेरा दरबान है, बेइज्जती करने के लिए। अब पृथ्वीराज कहते हैं कि वहाँ पर नौकर के बेस में आ गया। अब संयोगिता माला लेकर आई, 2 चक्कर लगाई, इधर उधर देखा, बहुत से राजा थे लेकिन उसे तो केवल पृथ्वीराज चाहिए था, दिखाई नहीं दिया। तो लोहे की जो मूर्ति थी उसी के गले में माला डाल दी।
और जैसे ही ऐसा हुआ जो सारे राजा थे वो भड़क उठे और उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ धोखा किया गया, ये पहले से ही फिक्स था मामला, हमारे साथ धोखा किया गया है। और यही कारण था कि जो राजा थे भड़के, जिसके कारण जयचंद नाराज हो गया और जयचंद ने उसी समय स्योंगीता को महल में बंद कर दिया। पृथ्वीराज तो प्रेम करता था, शक्तिशाली भी था, उसके आगे क्या करेगा, मैल ताड़े, उठा ले गया स्योंगीता को और उसके साथ गंधर्व विवाह किया। गंधर्व विवाह का मतलब प्रेम विवाह होता है। हालांकि उसने उठाया था तो अपहरण करने को वैदिक काल में राक्षस विवाह भी कहा जाता था, लेकिन ये राक्षस नहीं था क्योंकि स्योंगीता खुद अपनी मर्जी से गई थी, न कि उसे जबरदस्ती किडनैप किया गया था। कुछ भी हो, लेकिन एक प्रकार से कहा जाए तो पृथ्वीराज थर्ड ना बहुत ही शक्तिशाली बन चुका था। वो किसी को भी हरा सकता था, किसी को उठा भी सकता था। यानी कहने का मतलब है कि उससे मुकाबला करने वाला भारत में कोई नहीं था। लेकिन उसी समय पृथ्वीराज रासों में लिखा गया है कि जयचंद ने ही पृथ्वीराज के विरुद्ध आमंत्रित कर लिया मोहम्मद गोरी को। यानी अब हम अगले पार्ट में पृथ्वीराज का संघर्ष पढ़ेंगे गोरी के साथ। तो ये बता देता हूँ आपको याद रखना है कि 1183 ईस्वी में पृथ्वीराज ने गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड को आबू में पराजित किया। पृथ्वीराज थर्ड का विवाह है आबू के शासक जैत सिंह की पुत्री इंचिनी देवी से हुआ। 1184 में नागौर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज थर्ड ने भीमदेव सेकंड के सेनापति जगदेव प्रतिहार को पराजित कर दिया। इसके बाद में पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज थर्ड ने कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल की पुत्री स्योंगीता या स्योंगता से गंधर्व विवाह किया। दरअसल पृथ्वीराज रासों में लिखा गया है कि जयचंद गढ़वाल ने ही पृथ्वीराज थर्ड के विरुद्ध मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया। तो अब है ना पृथ्वीराज का संघर्ष गोरी के साथ होगा और यही इसका मुख्य भाग है। तरह इनके बड़े युद्ध हुए थे, दोनों को हम फिर पढ़ेंगे, इसलिए आप चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।